अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ एक्सपेरिमेंट नंबर 5 की। इससे पहले हम 4 एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है और इसमें हम क्या करेंगे, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर आपने प्रिपेयर करना है। इसका टाइटल होगा प्रिपेयर अ सैंपल ऑफ thermosetting and thermoplastic पॉलीमर। ठीक है। अच्छा, इसकी हम पहले बात करते हैं थ्योरी की। व्हाट इज अ पॉलीमर? Polymers are macromolecules. These macromolecules are composed of large number of similar small units called monomer. Polymers are macromolecules. These are composed of large number of similar small units, and these small units are called monomers. इनको small units को monomers कहते हैं। For example, polyethylene. Polyethylene is a very common polymer. ये जो शॉपिंग बैग्स वगैरह हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, ये पोलीइथाइलीन के बने हुए होते हैं। बहुत कॉमन ये पॉलीमर है, हमारी लाइफ में डेली यूज़ में है। तो इसका जो मोनोमर है वो क्या होता है? इथाइलीन। इसमें thousands and thousands of ethylene combine covalently to form the polyethylene. ठीक है। अच्छा, आज आपने बनाना है थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ये दोनों क्या हैं? एक्चुअली पॉलीमर्स को डिफरेंट वेज में क्लासिफाई किया जाता है। वन वे ऑफ क्लासिफिकेशन इज द classification on the basis of thermal response of the polymers. On the basis of thermal response of polymers. Polymers are of two types: thermoplastic and thermosetting. थर्मल रेस्पॉन्स का क्या मतलब है? थर्मल रेस्पॉन्स मीन कि अगर एक पॉलीमर को हीट अप करते हैं तो उसका कैसा रेस्पॉन्स होता है, उसके अपीयरेंस में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चेंज आती है जब उसको हीट अप करते हैं, उसको कहते हैं थर्मल रेस्पॉन्स। थर्मल रेस्पॉन्स डिफरेंट पॉलीमर्स का डिफरेंट होता है और मेनली दो कैटेगरीज बनती हैं ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल रेस्पॉन्स। वन इज थर्मोप्लास्टिक एंड द अदर इज थर्मोसेटिंग। इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आप आगे जाके इंशाल्लाह ताला जब स्पेशलाइजेशन करेंगे तो आप उस पर डिटेल्स पढ़ेंगे, पॉलीमर्स क्या होते हैं और इनके ये थर्मल रेस्पॉन्स क्या है। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि थर्मोप्लास्टिक्स आर दोज पॉलीमर्स विच बिकम्स सॉफ्ट ऑन हीटिंग। थर्मोप्लास्टिक्स बिकम्स सॉफ्ट ऑन हीटिंग। जब हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं। बट thermosettings do not become soft.
थर्मोसेटिंग को जब हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट नहीं होते। जब थर्मोप्लास्टिक को हीट करते हैं ये सॉफ्ट हो जाते हैं तो इनको रीमोल्ड किया जा सकता है, यानी इनको एक शेप से दूसरी शेप में चेंज कर सकते हैं। रीमोल्डेड ऑन हीटिंग, हीट करके इनको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है, यानी पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ थर्मोसेटिंग नो रीमोल्डिंग पॉसिबल, क्योंकि वो तो सॉफ्ट ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे कोई रीमोल्डिंग पॉसिबल नहीं होती। अच्छा, ये ऐसे क्यों बिहेव करते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग ऐसे बिहेव क्यों करते हैं? बिकॉज थर्मोसेटिंग हैव क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर में क्रॉस लिंकिंग होती है। और थर्मोप्लास्टिक में थर्मोप्लास्टिक्स हैव लीनियर स्ट्रक्चर, थर्मोप्लास्टिक्स का स्ट्रक्चर लीनियर होता है। इस वजह से जब इनको हीट करते हैं तो इनकी चेन्स, यानी इनकी जो मेन पॉलीमेरिक चेन्स हैं वो स्लिप हो जाती हैं, उनको हीट मिलती है, वो मूवेबल हो जाती हैं, पॉलीमर सॉफ्ट हो जाता है और उसको रीशेप किया जा सकता है, रीमोल्ड किया जा सकता है। लेकिन थर्मोसेटिंग में क्रॉस लिंक्स होते हैं, क्रॉस लिंक्स की वजह से वो चेन्स एक दूसरे के साथ कोविलेंटली बॉन्डेड होती हैं और वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। वो ना तो सॉफ्ट होता है और ना ही उसको रीशेप किया जा सकता है। इट मीन्स thermoplastics have 2D structure and thermosettings have 3D structure। हम ये कह सकते हैं सिंपली कि थर्मोप्लास्टिक्स का 2D स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इनकी तो स्ट्रेट चेन्स होती हैं, ठीक है, और ये इजीली एनर्जी मिलने पे स्लिप हो जाती हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग में क्या होता है, दीज चेन्स आर क्रॉस लिंक्ड and these cross links do not allow स्लिपिंग, मूविंग ऑन हीटिंग। हीट से एनर्जी तो मिलती है लेकिन ये स्लिप नहीं हो सकती क्योंकि ये क्रॉस लिंक्ड है। फिर क्या होता है, अगर हीट करते जाएं तो क्या होगा थर्मोसेटिंग को, इट विल बर्न, इसके ये ब्रेक हो जाएंगे, ये इसके बॉन्ड्स जो बने हुए हैं एक दूसरे के साथ, इंटरमॉलिक्यूलर भी यानी इंटरचेन भी और इंट्राचेन भी, इसके बॉन्ड्स टूट जाएंगे जब इसको ज़्यादा हीट करेंगे और ये बर्न हो जाएगा, ये इसकी एंडिंग हो जाएगी, ये डिग्रेड हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? चलें अब हम आगे चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। ये मैं आपको बता रही हूँ जो आपने लाइन्ड पेज पे लिखना है, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगी जो आपने प्लेन पेज पे लिखना है। लेकिन एक बात आप नोट कर लें कि जो प्रेपरेशन करनी है आपने लैब में इन दोनों पॉलीमर्स की, उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो होंगे थैलिक एनहाइड्राइड, ग्लाइकोल, ग्लिसरोल एंड सोडियम एसीटेट, ठीक है। मैं आपको प्रोसीजर के बाद बता देती हूँ कि आपने कितनी कितनी अमाउंट लेनी है। तो क्या करना है आपने प्रोसीजर में, फॉर थर्मोप्लास्टिक weigh the required amount of monomers add in a test tube, heat on the flame। रिक्वायर्ड अमाउंट को वे कर लेना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल लेना है और फ्लेम के ऊपर हीट करना है, बर्नर के ऊपर। अच्छा, हीट करते हुए ये बात आपने जो है वो ऑब्जर्व करनी है कि कॉन्स्टेंटली हीट नहीं करना।
इंटरमीडिएटली हीट करना है, यानी थोड़ी देर हीट किया 30 सेकंड्स के लिए, फिर उसको साइड पे करके थोड़ा सा शेक किया, फिर हीट किया, फिर थोड़ा सा शेक किया। और टेस्ट ट्यूब को बिल्कुल सीधा नहीं रखना, थोड़ा सा टिल्टेड रखना है, उसको होल्डर से होल्ड करना है, डायरेक्टली हाथ में नहीं पकड़ना। और ये कि आपने उसकी जो ओपनिंग है टेस्ट ट्यूब की, वो अपने मुंह की तरफ नहीं रखनी, बल्कि किसी दूसरी डायरेक्शन में रखनी है, ताकि अगर कोई फ्यूम्स वगैरह निकलते हैं तो आप सेफ रहें। ठीक है। अच्छा, ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स के लिए हीटिंग इनफ है। ठीक है। यू विल ऑब्जर्व द अपीयरेंस ऑफ अ विस्कस मटेरियल इन द टेस्ट ट्यूब। आप देखेंगे कि जो इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड किए थे वो मेल्ट हुए हैं, और मेल्ट होके वो एक विस्कस मटेरियल बनना शुरू हो गया। तो वो जो विस्कोसिटी बढ़ती है, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ पोलिमराइजेशन। उससे पता चलता है कि पोलिमराइजेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आपने फॉर थर्मोसेटिंग भी करना है। थर्मोप्लास्टिक के लिए लिख लिया। अब आप बिल्कुल इसी को थर्मोसेटिंग के लिए भी लिख लेंगे। ठीक है। थर्मोसेटिंग के लिए भी आप रिक्वायर्ड अमाउंट को वे करेंगे, उसको टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे, हीट करेंगे फ्लेम के ऊपर, और 5 मिनट के लिए उसको हीट करेंगे। अच्छा, अब आ जाए प्लेन पेज की तरफ। प्लेन पेज पे आपने पहले लिखनी है टाइटल लिखना है। टाइटल के नीचे आपने अपरेटस लिखना है, और अपरेटस के नीचे आपने कंपोजिशन का टेबल बनाना है। कंपोजिशन के टेबल में आप लिखेंगे केमिकल्स, और लिखेंगे थर्मोसेट और थर्मोप्लास्टिक। ठीक है। अच्छा, केमिकल्स कौन कौन से हैं? थैलिक हाइड्राइड, 2 ग्राम लेंगे दोनों केसेस में, एक हो गया। दूसरा हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल, ये आप लेंगे 1 ml फॉर थर्मोप्लास्टिक, लिक्विड होगा। तीसरा हो गया ग्लिसरॉल, ये आप लेंगे 1 ml फॉर थर्मोसेट एंड नॉट फॉर, ये आपने थर्मोप्लास्टिक के लिए नहीं लेना। और चौथा आपने लेना है सोडियम एसीटेट, इट विल फैसिलिटेट द पॉलीमराइजेशन, 0.2 ग्राम इन बोथ ऑफ द केसेस। आपने 0.2 ग्राम ले लेना है। ठीक है। ये कंपोजिशन हो गई, ये होगी रेसिपी, कंपोजिशन हो गई। इसके बाद आप आ जाएं रिएक्शंस की तरफ। कंपोजिशन के बाद आप लिखेंगे रिएक्शंस। रिएक्शंस में क्या है? ये थैलिक एनहाइड्राइड है, और उसके साथ ये रहा इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल जब रिएक्ट करेगा, यहाँ पे आप लिख रहे हैं सोडियम एसीटेट। ठीक है। जब ये रिएक्शन होगा तो पॉलीमर कैसे बनेगा? इस टाइप का पॉलीमर बनेगा।
यानी दोनों ये वाले जो एस्टर्स हैं ये ओपन अप होंगे और ये एस्टर लिंक बनेगा यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, और इस तरफ भी ऐसे ही ये चेन चलेगी और ये कंटिन्यू होती जाएगी और यहाँ पे एलिमिनेट होगा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा, और ये है फॉर थर्मोप्लास्टिक, ये थर्मोप्लास्टिक के लिए। थर्मोसेट के लिए क्या होगा? थर्मोसेट के लिए इथाइलिन ग्लाइकोल की बजाय लेंगे ग्लिसरॉल। यानी ये ट्राई फंक्शनल है। तो यानी कि आप थर्मोसेटिंग में देख सकते हैं कि चेन जो है वो तीन तरफ ग्रो होगी। एक तो ये यहाँ पे लिंक बन गया, दूसरा इस तरफ ये लिंक जा रहा है और यहाँ पर भी। तो इस तरह से एक जो मोनोमर है ये ग्लिसरॉल है, ये तीन तरफ लिंक हो गया, 1 2 एंड 3। दूसरे वाला भी 1 2 एंड 3, और इसके साथ जो है वाटर एलिमिनेट होगा और यहाँ पे सोडियम एसीटेट यूज होगा। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनता है, इसकी तीन तरफ ब्रांचेस ग्रो होती हैं एक मोनोमर की, और यूं ये 3D स्ट्रक्चर बनाता है। जबकि जब यहाँ पे इथीन ग्लाइकोल यूज करते हैं थर्मोप्लास्टिक बनता है और उसका सिर्फ लीनियर स्ट्रक्चर ही डेवलप होता है। ये अब जो मैंने रिएक्शन लिखा है ये थर्मोसेट के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इसके बाद आपने रिजल्ट नोट कर लेना है। रिजल्ट में आपने नोट करना है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिखेंगे इसका कलर क्या है, इसकी अपीयरेंस कैसी है, इसकी विस्कोसिटी वगैरह, और डिफरेंट सॉल्वेंट्स में उसकी सॉल्युबिलिटी चेक कर लेंगे, जैसे वाटर, एथानॉल और ईथर एक्सेट्रा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।